गुड मॉर्निंग क्लास। कल तक हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिए थे। आई होप अभी भी उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं आया है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है जीन। ठीक है, जीन तो छोटा सा टॉपिक है, वो तो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो आज हमको पढ़ना है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब जीन के बारे में डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अनटिल एंड अनलेस जीन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, आप ये नहीं समझ पाओगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है तो किस चीज़ का हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग जीन टर्म के बारे में बात करें तो जीन जो टर्म था, ठीक है, इसको जोहानसन ने कॉइन किया था 1909। ठीक है, जीन द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय जोहानसन इन 1909। ठीक है, और जोहानसन ने ये जो जीन टर्म कॉइन किया था, इसने इसके पहले तक जीन को मेंशन करने के लिए जो मेंडलिज्म में हम लोग पढ़े ना, यूनिट फैक्टर बोलते थे अपन। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर जो टर्म था उसको रिप्लेस करने के लिए ये जो जीन टर्म है इसको कॉइन किया गया था। ठीक है, तो जीन जो टर्म है उसने यूनिट फैक्टर या मेंडलियन फैक्टर का जो टर्म था उसको रिप्लेस कर दिया, और इस दिन के बाद से, इस समय के बाद से जो यूनिट फैक्टर है उसको जीन कहा जाने लगा। ठीक है, अब अलग अलग साइंटिस्ट थे, सबने अपनी अलग अलग डेफिनेशन पुटअप करी जीन की। ठीक है, जैसे कि जो जोहानसन थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जीन इज अ एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच स्पेसिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ कैरेक्टर। क्या बोला? जीन जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद एक जो दूसरे साइंटिस्ट थे मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने 1910 में डिफाइन किया कि जीन is a part of chromosome which functions as a unit of recombination। ठीक है, मॉर्गन ने बोला कि जीन जो है वो सिर्फ रिकॉम्बिनेशन का काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद में बेंजर आए। ठीक है, बेंजर ने बोला कि जीन को उन्होंने सिस्ट्रॉन नाम के टर्म के साथ में क्या कर दिया? एसोसिएट कर दिया। ठीक है, और बोला कि वो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि किसी स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ओवरऑल इतने सारे सालों में जितना भी जीन का डेफिनेशन निकल के आया तो उसको हम लोग एक छोटे से सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कैरिंग कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, तो जीन क्या है? एक छोटा सा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है जिसमें कोडेड इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर के लिए। ठीक है, अब ये ट्रेट या कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, टाइप ऑफ हेयर, कलर ऑफ स्किन, ठीक है, कितनी बड़ी आंखें होंगी, होंठ कितने होंगे, होंठ का शेप कैसा होगा, पैर की उंगलियां कितनी लंबी होंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या मेटाबॉलिज्म किसी पर्सन का कैसा होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का कैसा होगा, हर चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए जीन जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, अब जीन्स जो होते हैं उनके सर्टन कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जीन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं मेंशन करूँगी। सबसे पहले तो जीन के अंदर जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो कोडेड फॉर्म में होती है। ठीक है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज इन कोडेड फॉर्म। ठीक है, जो उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेस का एक कोड बनता है जिसको कि हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, तो वही जेनेटिक कोड जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? जीन के अंदर। उसके रेस्पॉन्स में आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन जब हमारे बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होता है तो उस जीन का इफेक्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर शो होता है। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टर ये है कि अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है, या अपने फंक्शन को रेगुलेट करके जीन जो है वो किसी भी कैरेक्टर को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर जीन का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आया तो प्रोटीन में भी इवेंचुअली चेंज आएगा और उस कैरेक्टर में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में जीन इज केपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। ऑब्वियसली डीएनए का एक पार्ट होता है तो इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जीन में भी म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, जीन डीएनए का पार्ट है, अगर डीएनए में म्यूटेशन हुआ मतलब जीन में भी म्यूटेशन होगा। ठीक है, अब न्यू जीन्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। कैसे? अगर उसी जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं उनके बीच में अगर रीशफलिंग होती है, ठीक है, तो रीशफलिंग के वजह से जीन के अंदर जो है चेंजेस आ सकते हैं, म्यूटेशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हर जीन का
क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक लोकेशन होता है, ठीक है। हर जीन का क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। अगर उस लोकेशन से, जो उसकी नॉर्मल लोकेशन है, उस लोकेशन से हट करके जीन किसी दूसरे लोकेशन पे या दूसरे पोजीशन पे चले जाए तो जीन की जो इफेक्टिवनेस होती है या जीन का जो भी आउटपुट निकलना चाहिए उसमें भी चेंज आ जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कि हर जीन के डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का सिस्टम होता है, ठीक है। हर जीन के डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का सिस्टम होता है, मतलब कि हर जीन के एक्सप्रेस होने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और एक जीन को दूसरा जीन जो है कभी भी एक्सप्रेशन वाइज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीन, ठीक है। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो जीन के बारे में हम लोग जब जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तब और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कौन से प्रोसेस को बोलते हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर द टेम्पलेट ऑफ अ डीएनए, ठीक है। नोट इट डाउन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ formation of RNA over the template of DNA, ठीक है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जो आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए का जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, सबसे पहले तो आरएनए कैसा बनेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा और उसका जो कोड होगा, उस आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट होगा या न्यूक्लियोटाइड्स का जो कोड होगा वो किससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा? वो होगा सेंस स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब एक चीज़ दोबारा से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। दो स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है एंटीसेंस और दूसरा होता है सेंस, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? एंटीसेंस, मतलब इसका क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, इसी का प्रोटीन बनेगा। और ये जो सेंस स्ट्रैंड है इसका प्रोटीन या आरएनए नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि एंटीसेंस स्ट्रैंड का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड टेम्पलेट है, ठीक है, और इससे जो आरएनए बन रहा है तो उस आरएनए के अंदर जो सीक्वेंस होगा वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा? वो इसके साथ भी, एंटीसेंस के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा और वो सेंस के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एंटीसेंस और सेंस आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते ही हैं। तो अगर आरएनए बन रहा है तो वो एंटीसेंस से भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा और वो सेंस स्ट्रैंड से भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें जो मैंने बोला कि आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो सेंस और एंटीसेंस दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बस एक एक्सेप्शन होगा कि थाइमीन के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता है, आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल। तो यूरेसिल का बस एक्सेप्शन होगा, बाकी अदरवाइज पूरा सेम होगा, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में बनेगा आरएनए? ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के जैसे ही 3' to 5' के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये 3' है, ये 5' है, तो इस डायरेक्शन में जो है आरएनए बनेगा, ठीक है। तो नया आरएनए जो बन रहा है, ठीक है, नया आरएनए जो बन रहा है उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? वो 5' से 3' के साइड में बनेगा, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए का टेम्पलेट रहेगा 3' से 5', ठीक है। तो रेप्लिकेशन के जैसे ट्रांसक्रिप्शन भी जो है वो 3 से 5 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है, ठीक है, तो आरएनए का डायरेक्शन क्या होगा? 5' से 3' डायरेक्शन होगा। क्लियर? अंडरस्टूड?
ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं और सिर्फ एंटीसेंस स्ट्रैंड यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, उससे आरएनए बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है, क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बने? पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हालांकि दोनों एक कोडिंग है एक नॉन कोडिंग है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो होती है क्योंकि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों एंटीसेंस और स्ट्रैंड्स जो है दोनों में ट्रांसक्रिप्शन हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ठीक है, क्यों? न्यूक्लियोटाइड बेस तो है, न्यूक्लियोटाइड बेस तो है, यानी कि कोड तो है, तो क्यों नहीं बनता? तो नाइट्रोजनस बेस है तो उसमें भी तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होता मान लो, तो उसका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं था। पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों के ऊपर न्यूक्लियोटाइड बेस है। अब न्यूक्लियोटाइड बेस है तो भाई कोड तो होगा ही। अब जब कोड है तो उसका भी ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ये है कि अगर एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड दोनों में साइमल्टेनियसली एक साथ अगर ट्रांसक्रिप्शन चले, यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस ट्रांसक्रिप्शन से ये एक आरएनए बना और ये वाले ट्रांसक्रिप्शन से ये एक आरएनए बना, ठीक है। तो ये आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा और ये वाला आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं डीएनए के टेम्पलेट्स, ठीक है, तो दोनों आरएनए भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, ठीक है। दोनों आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। अब अगर दोनों आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मान लेते हैं फिर भी कि दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन मान लेते हैं हो भी गया, ठीक है, तो इस आरएनए से एज अ रिजल्ट जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है, ये प्रोटीन भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस प्रोटीन के बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो ध्यान रखना प्रोटीन कभी भी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में एक्टिव नहीं रहता। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, उसमें एक ही स्ट्रैंड होता है। और अगर इस फॉर्म में अगर प्रोटीन बन गया तो ऐसा प्रोटीन जो है यूजलेस होगा, इनएक्टिव होगा। तो अगर ऐसा प्रोटीन बॉडी में बन गया जो कि यूजलेस है, इनएक्टिव है, तो कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। तो उस पॉसिबिलिटी से, उस चांस से अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक ही डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि एंटीसेंस का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, सेंस वाले स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए। समझ आया? क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग मेन जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते, ठीक है। इसमें हम लोग स्टेप वाइज मैनर में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग रेप्लिकेशन में पढ़े थे। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो मशीनरी है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करके आगे प्रोग्रेस करवाने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि रेप्लिकेशन में हम लोग देखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स थे, फिर एसएसबी प्रोटीन्स थे, टोपोआइसोमरेज वगैरह वगैरह था, हेलिकेज था। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके लिए? आरएनए प्राइमर था। ये सारी की सारी रेप्लिकेशन के लिए जैसे रिक्वायर्ड थी वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कुल मिलाकर के कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होता क्या क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या, उसका डेफिनेशन है कि द सेगमेंट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड विच टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
ठीक है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ठीक है, उसका वो वाला सेगमेंट, वो वाला रीजन जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसमें होता है प्रमोटर रीजन होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन के बाद क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट अगर इसका हम लोग देखें तो दिस वुड बी द प्रमोटर रीजन, then in the center will be the structural gene, and finally we will have the terminator। ठीक है, इस तरीके से किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं वो होगा। ठीक है, तो प्रमोटर रीजन जो है वो क्या होता है, प्रॉक्सिमल यानी कि सबसे पहला रीजन या सबसे पहला पार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, जहाँ से सारे जो भी ट्रांसक्रिप्शन के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों का अटैचमेंट जो है वो प्रमोटर रीजन पे होता है। ठीक है, उन चीज़ों का अटैचमेंट जब प्रमोटर रीजन पे हो जाएगा तो उसके बाद में आगे चल करके ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे प्रमोटर रीजन पे क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सबसे पहले आकर के प्रमोटर पे अटैच होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो आकर के प्रमोटर पे अटैच होंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ है या ये कहूँ कि डायरेक्शन है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, दो डायरेक्शन हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के केस में मान करके चलते हैं। ठीक है, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो प्रमोटर रीजन से नीचे की तरफ या ये कहें कि स्ट्रक्चरल जीन से नीचे की तरफ होता है डाउनस्ट्रीम और स्ट्रक्चरल जीन से ऊपर की तरफ होता है अपस्ट्रीम। ठीक है, ये डायरेक्शन अपने को याद करके रखना है बिकॉज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की ज़रूरत हम लोगों को बहुत पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन से नीचे की तरफ क्या होगा, डाउनस्ट्रीम, और स्ट्रक्चरल जीन से ऊपर की तरफ होगा अपस्ट्रीम। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो प्रमोटर रीजन है इस पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आकर के अटैच होता है। ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के अटैच होता है, ये कौन से साइट पे अटैच होगा, ये होगा आपका 3' साइट पे अटैच होगा। मतलब प्रमोटर रीजन कहाँ पर रहता है, 3' साइट पे रहता है। और डीएनए के जो दोनों टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो एंटीसेंस हो चाहे सेंस हो, दोनों मिलाकर के ही प्रमोटर रीजन को बनाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जो सेंस स्ट्रैंड है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, बट एंटीसेंस और सेंस दोनों जो है एसोसिएशन में मिल करके ही प्रमोटर रीजन को बनाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक प्रमोटर जो होता है, यूकैरियोटिक प्रमोटर और जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर होता है दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंसेस का डिफरेंस होता है, अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रमोटर के बारे में हम लोग बात करें तो ठीक है, दो तरीके के प्रमोटर हैं अपने पास, यूकैरियोटिक प्रमोटर एंड प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रमोटर होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है टाटा बॉक्स।
ठीक है, अभी यही याद रखना है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है उतना ध्यान मत दो। ठीक है, यूकैरियोटिक प्रमोटर जो होता है उसके अंदर होता है टाटा बॉक्स, देन TFIIB रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, एन इनिशिएटर एंड अ कोर प्रमोटर। ठीक है, क्या क्या होता है यूकैरियोटिक प्रमोटर में? टाटा बॉक्स, TFIIB रिकॉग्निशन साइट, एन इनिशिएटर एंड अ कोर प्रमोटर। ठीक है, अब ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके अंदर यूकैरियोटिक होते हुए भी टाटा बॉक्स एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर टाटा बॉक्स एब्सेंट है, ठीक है, उनमें एक DPE बॉक्स होता है। ठीक है, जिनके अंदर टाटा बॉक्स एब्सेंट होता है उनके लिए ऑल्टरनेटिवली एक DPE बॉक्स जो है टाटा बॉक्स की जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक प्रमोटर पे। प्रोकैरियोटिक प्रमोटर जो होता है इसके अंदर होता है प्रिब्नो बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? होता है प्रिब्नो बॉक्स, CAAT बॉक्स, GC बॉक्स, ठीक है, क्या क्या है? प्रिब्नो बॉक्स, CAAT कैट बॉक्स और GC बॉक्स। ठीक है, तो प्रिब्नो बॉक्स का जो सीक्वेंस है वो होता है TATAAT। इस तरीके का सीक्वेंस होता है प्रिब्नो बॉक्स का। ठीक है, और टाटा बॉक्स का सीक्वेंस क्या होता है? TATA, इसीलिए टाटा, उसका सीक्वेंस अलग से कुछ नहीं लिखा हम लोगों ने, बिकॉज सीक्वेंस एज इट इज ही होता है। ठीक है, अब टर्मिनेटर रीजन जो होता है वो कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, और प्रमोटर कहाँ रहता है? नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टर्मिनेटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन तो वो जीन है कि भाई जहाँ जिसका कोडिंग होना है। ठीक है, प्रमोटर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब टर्मिनेटर कैसा होता है? ठीक है, टर्मिनेटर रीजन जो होता है वो सबसे एंडिंग पे, सबसे लास्ट में होता है। और टर्मिनेटर में या तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं यानी कि डाल्डा, ठीक है, या तो ऐसा सीक्वेंस होगा या फिर पॉली ए सीक्वेंस होता है, मतलब कि टर्मिनेटर में सिर्फ ए न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। ठीक है, टर्मिनेटर सीक्वेंस में या तो डाल्डा के जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है, या फिर एक पॉली ए सीक्वेंस रहेगा। तो पॉली ए सीक्वेंस जो है उसके रहने से क्या होगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो भी आरएनए बनेगा उसमें पॉली क्या जुड़ जाएगा? यू जुड़ जाएगा। मतलब ये डीएनए में पॉली ए है तो आरएनए में क्या हो जाएगा? पॉली यू आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पॉली यू टेल बन जाएगा आरएनए के अंदर में, ये जो पॉली यू टेल है ये टर्मिनेशन साइट के जैसे, ट्रांसलेशन के टाइम पे टर्मिनेशन साइट के जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि पॉली यू से जो सीक्वेंस बनेगा या ये जो कोड बनेगा ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता।
ये जो कोड बनेगा ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। तो अगर ऐसा सीक्वेंस प्रोटीन बनने के टाइम पे भी बनेगा तो वो यूजलेस ही होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और प्रोटीन बनने के बाद में जब प्रोटीन की पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन होगा तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होने के टाइम पे ये जो पॉली यू होगा ना, इसको काट करके अलग कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो पॉली ए या पॉली यू टेल होता है ना, ये आरएनए को और प्रोटीन को किसी भी एंजाइम के डिग्रेडेशन से बचाने का भी काम करता है। ठीक है, तो अगर आरएनए बन गया या प्रोटीन बन गया, उसके बाद अगर कोई एंजाइम या कोई दूसरी चीज़ आकर के आरएनए पे या प्रोटीन पे अगर अटैक करेगा तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आरएनए को और प्रोटीन को प्रोटेक्ट करेंगी और उसको डिग्रेड नहीं होने देंगी। तो ये फ़ायदा होता है टर्मिनेटर रीजन या टर्मिनेटर सीक्वेंस का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन पे अटैच होने के लिए एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। दिस फैक्टर इज नोन एज द रो फैक्टर। ठीक है, तो ये जो रो फैक्टर होता है ये पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन के साथ में अटैच करने में, अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो रो फैक्टर है जब टर्मिनेटर रीजन पे जाता है तो टर्मिनेटर रीजन पे जाने के बाद आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग होने में भी हेल्प करता है। मतलब जब प्रमोटर पे रहेगा रो फैक्टर तो अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और जब टर्मिनेटर रीजन पे जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ से डिटैच होने में या वहाँ से हटने में भी हेल्प करेगा। दोनों फंक्शन होता है रो फैक्टर का। समझ आया एकता को? पक्का? पक्का? ठीक है, चलो अब स्ट्रक्चरल जीन कौन सा एरिया है? स्ट्रक्चरल जीन वो एरिया है जहाँ पे एक्चुअल जो कोड है, ठीक है, जो कि फंक्शनल कोड है, वो स्ट्रक्चरल जीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, ये ही इन्वॉल्व रहता है आरएनए के फॉर्मेशन में। मतलब आरएनए का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा? प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जाके अटैच जरूर हो जाएगा, लेकिन आरएनए बनना कहाँ से स्टार्ट होगा? स्ट्रक्चरल जीन के रीजन से। तो प्रमोटर जो है वो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प करेगा, और एक्चुअल आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन के स्टार्ट होते ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन बेसिकली क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है। अब आरएनए जो है जो बनेगा वो दो टाइप का बनेगा। ठीक है, एक होगा मोनोसिस्ट्रॉनिक और दूसरा होगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, दो तरीके का आरएनए बनेगा, मोनो और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब इसका मीनिंग क्या है? इसको अगर हम लोग दो वर्ड्स में डिवाइड करें, सिस्ट्रॉन का मीनिंग क्या था? मैंने आप लोगों को बताया था, सिस्ट्रॉन वो पार्ट होता है डीएनए का जिसमें एक्चुअल जेनेटिक कोड जो है, यूजफुल जेनेटिक कोड जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर किसी भी डीएनए के अंदर एक सिंगल सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उससे बनने वाला जो आरएनए है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक कहलाएगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन इज द कोडिंग रीजन ऑफ द डीएनए वेयर द एक्चुअल जेनेटिक कोड लाइज। ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है, दैट रीजन इज नोन एज द सिस्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर किसी डीएनए के अंदर एक ही सिंगल सिस्ट्रॉन है, देन उस डीएनए से बनने वाला जो आरएनए होगा दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, और अगर एक डीएनए के ऊपर मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ऐसे डीएनए से बनने वाला जो आरएनए है दैट विल बी नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। समझ आया कुणाल, जितेश? पक्का? ठीक है, तो ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए है ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग बनता है। ठीक है, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो आरएनए होता है दैट इज फाउंड मोस्टली इन यूकैरियोट्स और पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए इज मोस्टली फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स।
इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई प्रोकैरियोट्स हैं, उनके पास डीएनए की कमी है, मतलब उनके पास कम डीएनए है हमारे कंपैरिजन में, तो उनको जीन्स उतने ही चाहिए कोडिंग के लिए, लेकिन उनके पास डीएनए कम है, तो एक ही डीएनए में मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए बनता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स के पास भाई डीएनए भी ज़्यादा है और जीन्स भी ज़्यादा है, कोड भी ज़्यादा है, तो अलग अलग डीएनए के अंदर अलग अलग सिस्ट्रॉन होता है और कंफर्टेबली जो है फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन आगे होता है, ठीक है। समझ आया? अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंजाइम्स पर, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं। एंजाइम्स एंड फैक्टर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे मेन एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। Okay, the main enzyme that participates is the RNA polymerase, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में 3 पॉलीमरेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में वन आरएनए पॉल, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स हैव 3 आरएनए पॉल, ठीक है। फर्स्ट इज आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2 and RNA pol 3, ठीक है। यूकैरियोट्स के पास 3 आरएनए पॉलीमरेज है और प्रोकैरियोट के पास एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स के पास 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होने का मीनिंग क्या है? क्योंकि अलग अलग पॉलीमरेज है तो उसका नेचर और उसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, इट विल हेल्प इन सिंथेसिस फॉर राइबोसोमल आरएनए एक्सेप्ट 5S। 5S राइबोसोमल आरएनए को छोड़ करके बाकी जितना भी राइबोसोमल आरएनए है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये एमआरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए बोलते हैं इसको, शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए और माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, इसके सिंथेसिस के लिए होता है आरएनए पॉलीमरेज 2। किसके किसके लिए? एमआरएनए के लिए यानी कि मैसेंजर आरएनए के लिए। फिर एक शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए होता है उसके सिंथेसिस के लिए, और माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए के सिंथेसिस के लिए क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड फाइनली आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, दिस विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए, ओके, फॉर 5S RNA, 5S rRNA, ठीक है, 5S rRNA and some snRNAs, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसिस करता है, और आरएनए पॉलीमरेज 1 ने जो 5S राइबोसोमल आरएनए को छोड़ दिया था उसका भी सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज 3, और कुछ शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनएस का भी सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज 3।
अंडरस्टूड। इसीलिए हमको 3 अलग अलग यूकैरियोट्स को 3 अलग अलग आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, ये एक ही आरएनए पॉलीमरेज है और प्रोकैरियोट्स में वो सब हर चीज़ का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट का जो डीएनए मेकअप है वो यूकैरियोट के कंपैरिजन में कम होता है, छोटा होता है, इसलिए। ठीक है, क्लियर है। अब कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे? ठीक है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 5 सब यूनिट से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक आरएनए एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 5 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉल कॉम्प्लेक्स ऑफ 5 सब यूनिट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है सिग्मा फैक्टर, ठीक है, सिग्मा फैक्टर फॉर, मैंने सिंबल भी बनाया है और लिखा भी है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर होता है इसका रोल क्या होता है? इट विल रिकॉग्नाइज स्टार्ट सिग्नल ऑन प्रमोटर रीजन। सिग्मा फैक्टर विल रिकॉग्नाइज स्टार्ट सिग्नल ऑन प्रमोटर। ठीक है, और सिग्मा फैक्टर को छोड़ करके बाकी जो 4 सब यूनिट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कोर कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स है जो कि 4 सब यूनिट से बनता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, इसमें 2 अल्फा यूनिट है। ठीक है, 2 अल्फा सब यूनिट होता है कोर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, जो हेल्प करता है इन बाइंडिंग, हेल्प्स इन बाइंडिंग कैटालिटिक सेंटर ऑफ बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट। ठीक है, कोर कॉम्प्लेक्स में 4 सब यूनिट है, 2 अल्फा रहेगा और 2 बीटा रहेगा। ठीक है, तो अल्फा सब यूनिट का काम क्या है कि वो बीटा और बीटा सब यूनिट का जो कैटालिटिक सेंटर है उसको बाइंड करने में हेल्प करेगा। किससे? प्रमोटर से। ठीक है, नहीं ठीक नहीं है एकता? देखो, 2 अल्फा सब यूनिट है और 2 बीटा सब यूनिट है। किसके अंदर? कोर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, अब इसमें से बीटा सब यूनिट के अंदर एक कैटालिटिक सेंटर होता है। ठीक है, वो कैटालिटिक सेंटर किससे बाइंड होगा? प्रमोटर रीजन से बाइंड होगा। ठीक है, तो कैटालिटिक सेंटर जो है उसको बाइंड करने में कौन हेल्प करता है? 2 अल्फा सब यूनिट हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अपने पास प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में एक सिग्मा फैक्टर है, 2 अल्फा फैक्टर हैं और 2 बीटा फैक्टर है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? प्रमोटर रीजन पे जो स्टार्ट सिग्नल है उसको रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, और अल्फा सब यूनिट का काम क्या है कि बीटा सब यूनिट्स जो हैं उसके कैटालिटिक सेंटर को प्रमोटर से बाइंड करने में हेल्प करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज भी होता है। ठीक है, अगर हम लोग यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 12 सब यूनिट होते हैं।
ठीक है। कितने सब यूनिट होते हैं? 12 सब यूनिट होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर के जो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन और इनिशिएशन में। जैसे कि TF2 होता है, फिर होता है TF3, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करते हैं? रिकॉग्निशन और इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एटलीस्ट 30 पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। ठीक है। 12 सब यूनिट है, उसमें से 2 का एग्जाम्पल दिया, TF2 और TF3, ठीक है। अब ये TF का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। TF का फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3 है। ये रिकॉग्निशन और इनिशिएशन में हेल्प करते हैं और जो बाकी 30 पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो बाकी सब यूनिट्स को बनाते हैं, ठीक है। इनिशिएशन, ठीक। तो ये था प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। आज हम लोग यही कंक्लूड करते हैं, अदरवाइज सब लोग बोर हो जाएंगे और कन्फ्यूजन होगा। कल से जो मेन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, जैसे रेप्लिकेशन में हम लोग देखे थे, ठीक है, मेन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है उसको कल से स्टार्ट करेंगे और कल ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी को समझने में टाइम लगता है। एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है।